नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है टाइप 6 का कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी है। 6 नंबर सवाल तक कर लिए थे और 7वां नंबर आपके सामने है। तो इसको पढ़िए, बड़ा मस्त सवाल है ये। देखिए, इसमें बोल रहा है, देखिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा का जो प्राइस है उसके भार के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। वर्ग का अनुक्रमा भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा का जो मूल्य है, हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए। तो देखो, तो जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कांस्टेंट आ जाएगा? तो कांस्टेंट को के लिख लिए, ये हो गया। तो इसी पे उसका प्राइस निकलेगा हम लोग का। प्राइस का फॉर्मूला आ गया क्या? प्राइस बराबर आ गया के डब्ल्यू स्क्वायर। समझ गए। तो देखिए, तो एक व्यक्ति इसे गुस्से में आकर हीरे का 3 टुकड़ा कर देता है ना। गुस्से में आ गया और 3 टुकड़ा मतलब पटक दिया होगा हीरा को, तो 3 टुकड़ा में पट गया होगा क्या। जिसका भार का अनुपात 3:5:7 है ना। वह 3 टुकड़ों में बट गया, 3, 5 और 7 के अनुपात में। समझ गए। तो शुरुआत में जो हीरा होगा वो सिंगल होगा। क्या शुरुआत वाला जो हीरा होगा वो सिंगल पीस होगा। तो सिंगल पीस होगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट। 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट। तो देखे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। क्या समझे? शुरुआत में जो हीरा होगा उसका टोटल वेट तो सिंगल ही होगा ना, वो तो पटका उसके बाद टुकड़ा हुआ। तो शुरुआत में उसका वजन क्या हो जाएगा? 7, 5, 12, 3, 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए। तो P बराबर यहाँ से क्या आ गया? देखिए तो 225, 225 के 15 का स्क्वायर 225 गुना के तो 225 के हो गया, है ना। तो शुरुआती जो कीमत हुआ ना हीरा का, वास्तविक मूल्य यही है ना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, पहले के का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। के का वैल्यू क्या होगा? देखिए, फिर उसके बाद हीरा 3 टुकड़ा में हो गया, है ना। 3 टुकड़ा में हो गया, तब उसका प्राइस क्या हो जाएगा भाई? देखिए तो मूल्य उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही होगा, इसी पे सेट होगा क्या, है ना। तो कि पहला टुकड़ा का भार 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट हो जाएगा। देखिए तो 9। अब फिर दूसरा टुकड़ा का 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 लिख लेते हैं इसको, 25 हो गया। फिर तीसरा टुकड़ा का भार 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 49 हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए। ये भार का स्क्वायर किए, पर प्रत्येक टुकड़ा का भार का स्क्वायर किए, जैसा कि यहाँ पे कह रहा। तो 25, 25 9 34, है ना। 34 हुआ, एक इसको दे दिए तो 50 हो गया, ये 33 हो गया। तो 50, 33, 83 हो गया क्या, यानी 83 की। ई बराबर यहाँ से आ गया मेरा 83 की। यानी कि शुरुआत में जब हीरा का जो मूल्य था, शुरुआती जो कीमत था हीरा का, वो 225 के था, लेकिन टुकड़े होने के बाद उसका कीमत रह गया मात्र 83 के। तो देखिए तो कितना का घाटा लग रहा है मेरे भाई। देखिए तो यही तो पता चल रहा है, 225 के था शुरुआत में, और बाद में जो है टुकड़ा हुआ उसके बाद 83 के हो गया। तो कितना का घाटा लग रहा है? देखिए तो घटाइए तो 5 में से 3 गया 2, फिर 22 में से 8 गया 14, है ना। यानी 142 के का नुकसान हो रहा है। क्या समझे? 142 के का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे कितना नुकसान बताया? देखिए 42,600 बताया, 42,600 टुकड़ा हुआ, उसके कारण उसे 42,600 का नुकसान हुआ, और यहाँ पे 142 के का नुकसान। यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। या ऐसे भी 142 के का वैल्यू है 42,600 के का,
इस तरह से भी कर सकते हैं कि का वैल्यू क्या हो जाएगा 42,600 अपॉन 142, है ना। 142 गुनी के है, के को यहीं पर आने दिए, 142 को उधर भेज दिए तो डिवाइड में हो गया, इधर गुना में था क्या जी। अब देखिए तो दूतिया 6 और चौथिया 42, 3 बार में कट रहा, दूतिया 6 और चौथिया 42, यानी 426 आ रहा है 3 बार में, है ना। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू क्या आ गया 300, 300 डबल जीरो बच गया उधर ना, 300 हो गया। तो हमको शुरुआती कीमत निकालना, वास्तविक मूल्य निकालना है। तो वास्तविक मूल्य यही ना है मेरे भाई, देखिए तो यही है, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा 225 गुना के, तो के का वैल्यू आपका क्या है 300, 300 रख देते हैं। देखिए 25 या 75 और द्वितीय 675 पे डबल जीरो, यानी शुरुआती जो हीरे का जो वास्तविक मूल्य है, हीरे का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था 67,500, 67,500। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है ना, यही करना था इसमें। देखिए इसको शुरुआत में कह रहा था, देखिए हीरे का मूल्य जो उसके भार के वर्ग के अनुकर अनुपातिक, तो प्राइस मूल्य को हमने प्राइस लिखा, क्या पी फॉर प्राइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, यानी भार के वर्ग के, समझ गए, वेट के स्क्वायर के। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट स्क्वायर हो गया, है ना। तो जब प्रोपोर्शनल को हटाए, प्रोपोर्शन को हटाए तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, कोई कांस्टेंट लेना पड़ता तो हटता। तो P बराबर के हम कांस्टेंट ले लिए, डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, P बराबर के डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो शुरुआत में हीरा जो था वो ठोस था, मतलब सिंगल पीस में था, तो शुरुआती वजन उसका 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट, है ना। तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर के गुना 15, वेट का स्क्वायर कर रहा है तो 15 का स्क्वायर, है ना। तो P बराबर 225 के, यही तो उसका वास्तविक मूल्य है ना, यही उसका वास्तविक मूल्य है। और फिर टुकड़ा करने के बाद प्रत्येक टुकड़ा को अलग अलग बेचा, है ना। तो P बराबर के डब्ल्यू स्क्वायर, तो के अब पहला टुकड़ा का स्क्वायर करेंगे तो 9 यूनिट, और दूसरा टुकड़ा का स्क्वायर करेंगे तो 25 यूनिट, समझ गए। और तीसरा टुकड़ा का स्क्वायर करेंगे तो 49 यूनिट। जब तीनों को जोड़ते हैं तो 83 के आता है, यानी प्राइस जो है 83 के हो गया। यहाँ पे वास्तविक प्राइस 225 के है। तो यहीं से डिफरेंस हमने देखा 142 के का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बराबर है किसका 42,600 का, समझ गए। तो यहाँ पे हमको वास्तविक प्राइस निकालना था हीरे का, वास्तविक प्राइस, तो वास्तविक प्राइस है ना, इसका वास्तविक प्राइस ज्ञात करने के लिए के का वैल्यू हमको चाहिए था। तो यहाँ से आ गया क्या 142 के, इन दोनों का डिफरेंस 142 के, और यहाँ पे दिया हुआ था कि 42,600 का घाटा हुआ था, यही ना घाटा हुआ, 225 के शुरुआत में था और 83 के बाद में हो गया, समझ गए, टुकड़ा होने के बाद इतना का घाटा लगा 142 के का, और एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 42,600, तो के का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, फिर इसमें पुट करते हैं, हमारा आंसर आ गया, समझ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम है पिछले जैसा, पढ़िए एकदम सेम है, पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा एकदम सेम है, सिर्फ इसमें मानिक पत्थर है, उसमें हीरा, है ना। देखिए एक मानिक पत्थर की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है ना। तो मानिक पत्थर का जो मूल्य है, प्राइस जो है, उसके वजन के वर्ग के अनुसार, पिछले जैसा ही है, वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है, यानी वजन के वर्ग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कीमत, है ना। कीमत का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वजन का वर्ग, बात एक ही है, कुछ भी कहिए, समझ गए। तो जब देखिए तो प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा के डब्ल्यू स्क्वायर, समझ गए, ये कोई कांस्टेंट हो गया।
फिर कह रहा है कि एक मानिक पत्थर को उनके वजन के साथ 1:2:3 के अनुपात में 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। यदि मानिक मानिक के कुल मूल्य में हानि 34,30,000 रुपये थी। 34,30,000 रुपये थी। मानिक पत्थर को जो है तोड़ दिया 4 टुकड़ों में, उसके वजह से हानि हो गया। क्या हानि इसलिए हुआ कि उसका जो कीमत के बारे में बता रहा है ना, उसका कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गया? इसलिए उसको हानि हुआ। देखिए 1:2:3 के अनुपात में तोड़ दिया, 4 टुकड़ा में तोड़ा है ना, छूट गया, कुछ रह गया। हाँ यहाँ पे अनुपात 4 है, इसको 4 कर लीजिए थोड़ा। 4 के अनुपात में 4 टुकड़ा में तोड़ा है, 1:2:3:4 के अनुपात में। तो देखिए शुरुआत का जो मानिक पत्थर होगा वो तो सिंगल पीस रहा होगा, है ना। तो सिंगल पीस का वजन क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़ देंगे, यानी 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 यूनिट जो शुरुआत में मानिक पत्थर था उसका वजन है ना। और उसके बाद जब तोड़ा तो 4 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, तो फिर इसका 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 सबका अलग वजन हो जाएगा, है ना। उसका प्राइस जो है, उसका मूल्य जो है अलग अलग देगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, 25 से 4 29 1 30। और यहाँ पे देखिए 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के आ रहा है। क्या 100 आ रहा है? तो हानि तो अब साफ साफ पता चल रहा है, टुकड़ा होने के कारण उसको हानि हो रहा है। और शर्त दे रखा है तो उसका प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हानि हो रहा है। समझ गए? तो शुरुआती कीमत क्या है जब टुकड़े नहीं हुए थे, है ना, टुकड़े नहीं हुए थे। तो देखिए डेट कितना है मेरा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो P बराबर 100 के हो गया यहाँ पे। समझ गए? P बराबर 100 के हो गया। ये शुरुआती कीमत मानिक पत्थर का जो है वास्तविक मूल्य कहिए, प्रारंभिक मूल्य कहिए, और ओरिजिनल प्राइस कहिए, जो भी शुरुआती कीमत हो गया। समझ गए? उसके बाद टुकड़ा किया था, देखिए तो टुकड़ा किया था, फिर तो प्राइस निकालेंगे इसी पे ना, जो शर्त दे रखा है उसी की, है ना। यही मेरा शर्त है। यहाँ पे कांस्टेंट लिए तो P प्राइस बराबर क्या आ गया, KW स्क्वायर। समझ गए? तो अब प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए ये तो कांस्टेंट है ना। भार, तो भार तो 4 टुकड़ा में बट गया था, 4 को भार आ गया। क्या समझे? अब 4 तरह के भार ना हो गया जी, 4 टुकड़ा हो गया तो 4 तरह का भार हो गया। तो पहला टुकड़ा का भार क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, लाइए इसको लिखिए 1 का स्क्वायर। फिर दूसरा टुकड़ा का था 2 का स्क्वायर, तीसरा का 3 का स्क्वायर, चौथा का 4 का स्क्वायर। आइए तो P बराबर देखिए तो 1 4 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हाँ तो P बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 4 29 1 30, यानी 30 के हो गया, है ना। टुकड़े करने के बाद जो है उनका प्राइस मात्र 30 के रह गया, है ना। लेकिन शुरुआत में उनका प्राइस क्या था, 100 के था। तो देखिए तो यहाँ पर कितना का घाटा लगा, साफ साफ तो पता चल रहा है। ये देखिए 70 के का। और यहाँ पे दे रखा है आपका एग्जैक्ट वैल्यू। यदि मानिक पत्थर के कुल मूल्य में इतना का हानि हो गया, मतलब इतना रुपया का हानि हुआ, तो इसी 70 के का वैल्यू है ये वाला 343 पे 4 0, 34,30,000। देखिए तो 34,30,000 इसी 70 के का वैल्यू है। क्या यहाँ से के का वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है 100 के है, तो के का वैल्यू पता रहेगा तब ना इसका ओरिजिनल प्राइस निकाल पाएंगे। तो के का वैल्यू यहाँ से हम याद कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 7 से काटेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, है ना। तो 7 से काटेंगे तो ये 49 बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा, तो 49 पे 3 0,
49 पे 3 जीरो, यानी के का जो वैल्यू हमारा आ गया 49 पे 3 जीरो हो गया। तो पी वास्तविक प्राइस यही ना है, वास्तविक प्राइस यही ना, शुरुआती वाला ना, जब टुकड़ा नहीं हुआ था, जब टुकड़ा नहीं किया गया था तो हमारा क्या आया था, वास्तविक प्राइस ये आया था, समझ गया, शुरुआती कीमत। तो पी बराबर 100 की, पी बराबर 100 की, तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 49,000 है ना। देखिए तो 49, 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 49 के 5 जीरो, क्या समझे, यानी 49 लाख हो गया। शुरुआती कीमत जो हीरा का था वो 49 लाख, 49 लाख, यही होगी आपका आंसर। इसमें ऑप्शन देना भूल गए ना, चलिए कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 2-3 क्वेश्चन इसमें और है इस टाइप में, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में जो लास्ट टाइप है, रेशियो और प्रोपोर्शन का लास्ट टाइप होगा हम लोग का। ट्रेन वाला सवाल है, वाष्प इंजन जो पहले चलता था है ना, वाष्प से चलता था रेलगाड़ी जो है, ट्रेन है ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये, पढ़िए ध्यान पूर्वक। देखिए इसमें बोल रहा है बिना किसी डिब्बे के एक वाष्प इंजन है ना, पहले जो वाष्प इंजन चलता था उसी के बारे में कह रहा कि बिना किसी डिब्बे के एक वाष्प इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिए, जैसे ये रेलगाड़ी का इंजन है, रेलगाड़ी का इंजन मान लेते हैं, मान लेते हैं आपका रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी इसका इंजन है, समझ लो इसका इंजन, मान लीजिए रेलगाड़ी में क्या, इसका जो चाल है ना बिना किसी डिब्बे के, इसमें डिब्बा लगा हुआ नहीं है, पीछे जो डिब्बा डिब्बा अटैच होता है, यानी बैगन, इसको बैगन बोलते हैं, समझ गए, कोच, एक भी डिब्बे इसमें नहीं लगे हुए। इसका जो चाल है ना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी के बारे में बताया कि शुरुआत में जब इसमें डिब्बे नहीं जुड़े हुए हैं इंजन में, तो इसका जो स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति आवर है, 24 किलोमीटर प्रति आवर है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। तो ये रिलेशन बताया, इसको पहले समझ लेते हैं। इंजन की गति में कमी यानी डिक्रीज इन स्पीड, देखिए तो डिक्रीज इन स्पीड, क्या डिक्रीज इन स्पीड मतलब गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, समानुपाती डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के यानी स्क्वायर रूट। मान लेते हैं डिब्बे की संख्या n मान लिए है ना, n मान लिए, तो यही रिलेशन बता रहा है कि स्पीड में जो कमी है ना वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, यही बताया है। तो देखिए जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, क्या इसको हटाए तो ये आए कांस्टेंट, तब बराबर हो गया है ना, इतना हो गया हमारा डिक्रीज इन स्पीड बराबर कांस्टेंट स्क्वायर रूट n, कोई ये कोई कांस्टेंट है, समझ गए। फिर देखिए अगला स्टेप में क्या कर रहा है, अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए, वाष्प इंजन तो खाली चल रहा था 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआत में है ना, अगर इसमें 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है, चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है ना। तो चाल में कितना कमी आ रहा है, देखिए चाल में कितना कमी आ रहा है, देखिए इसमें जब 4 डिब्बा जोड़ देगा, मान लीजिए 4 डिब्बा ऐसे जोड़ दिया, देखिए शुरुआत में तो फ्री फ्री चल रहा था है ना, अकेले एकदम,
4 डिब्बा जोड़ दिया, 4 डिब्बा इस तरह से जोड़ दिया, समझ गए। तो उसका जो स्पीड में कमी आया ना, उसका जो स्पीड हो गया डिब्बे को जोड़ने से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, समझिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हाँ, तो स्पीड में कितना कमी आया देखिए, तो 24 किलोमीटर से पहले चल रहा था 24 किलोमीटर प्रति आवर से, अब डिब्बे के जोड़ने से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा, तो कितना का कमी आया देखिए, तो स्पीड में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डिक्रीज इन स्पीड जो हो गया क्या, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और डिब्बा कितना जोड़ा है, 4, तो यहाँ से हम इसका इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डिक्रीज इन स्पीड कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, के को वही रहने दीजिए। और डिब्बा कितना जोड़ा, नंबर ऑफ वैगन, डिब्बा कितना, 4 डिब्बा, तो 4 यहाँ पे लिख दिए, है ना। तो देखिए क्या किया जाए, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इतना लिखना नहीं है प्रोसेस, बस इतना करना नहीं है, घर वाले हम लोग को करना, ये तो हम बता रहे हैं इसलिए करना पड़ रहा है, समझ गए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये वाला स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा सिंपली, कितना हो जाएगा देखिए, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना, 4 से 4 कट गया, कौन सी आ गया अभी, चार चौका 16, के स्क्वायर 4 4, तो यहाँ 4 बच गया सिंपली, है ना। तो के स्क्वायर बराबर देखे, तो के बराबर डायरेक्ट लिख दें, के को यहाँ छोड़ेंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो रूट हो जाएगा क्या, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो के बराबर 2 हो गया हमारा, समझ गए। फिर क्या कह रहा है कि ज्ञात करो कि यह इंजन, यह जो इंजन है वाष्प इंजन, ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए ये डिब्बे ले जा रहा है यहाँ, देखिए यहाँ से नंबर ऑफ बैगन हमको पता नहीं है कितने ले जा रहा है, लेकिन जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा, जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा, है ना, स्पीड को हम लास्ट स्पीड को हम 0 मान लेंगे, तो नंबर ऑफ बैगन आ जाएगा, कितने डिब्बे ले जा सकता है ना, जब स्पीड 0 हो जाएगा, करा कितने डिब्बे ले जा सकते हैं, तो कितना डिब्बा ले जा सकता है इसको कैसे समझे, तो देखिए ट्रेन शुरुआत में चल रहा है क्या, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, है ना, तो उसका क्षमता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआत में चल रहा है ना, और जैसे जैसे उसमें डब्बा लगाएंगे, डिब्बे लगाएंगे, तो उसका स्पीड कमते जाएगा, स्पीड कमते जाएगा, यानी डिब्बा की संख्या बढ़ेगा, डिब्बा की संख्या बढ़ेगा, तो इसका स्पीड कमेगा, स्पीड कमेगा, है ना। एक समय ऐसा होगा कि डिब्बा जोड़ते जाएंगे तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा, तो 0 स्पीड जब हो जाएगा, उसमें देखेंगे कि कितना डिब्बों की संख्या हो रहा है, कितना डिब्बा की संख्या आ रहा है ना, जिस डिब्बे की संख्या पर स्पीड 0 हो रहा है, जितने डिब्बों की संख्या पर, उसके एक पहले वाला नंबर लेंगे, उतना डिब्बे की संख्या आ जाएगा क्या, वही टोटल नंबर ऑफ बैगन आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, तो फाइनल स्पीड जो हो जाएगा, लास्ट स्पीड को हम लोग 0 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए क्या, जब 0 हो जाएगा तो उसका डिब्बा की संख्या लास्ट हो जाएगा, है ना,
लास्ट हो जाएगा। मतलब उसके एक पहले ही उसके एक पहले जो डिब्बों की संख्या है वही उसी को लेकर चल पाएगा, उतने ही डिब्बे को लेकर चल पाएगा। तो आइए करते हैं। तो हाँ, इसी में रखेंगे हम लोग अपना वैल्यू डिक्रीज इन स्पीड। तो देखे तो शुरुआत में चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा, 0 यानी रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक कब जाएगा जब वो अपने क्षमता से ज्यादा डिब्बा जोड़ दिया जाएगा उसमें, है ना, उसके क्षमता से ज्यादा डिब्बा उसमें जोड़ दिया जाएगा तब ना रुक जाएगा। यानी जो भी नंबर ऑफ बैगन आएगा, जो भी डिब्बों की संख्या आएगा, उससे एक पहले वाला नंबर लेंगे हम लोग, तब ना उसको लेकर चल पाएगा ट्रेन, है ना। तो आइए इस पे निकालते हैं। तो 24 से 0 हो गया तो कितना का कमी है, 24 किलोमीटर का। 24 किलोमीटर का देखिए इसमें वैल्यू अपना रखेंगे, यानी ds बराबर के स्क्वायर रूट के रूट नंबर ऑफ बैगन, है ना, इसको माने थे डिब्बों की संख्या, क्या समझे। तो डिक्रीज इन स्पीड, कितना स्पीड घट जाएगा, 24 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा देखिए 0, तो कितना घट जाएगा 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और के का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 2, है ना। तो नंबर ऑफ बैगन हमको निकालना है, इसको ए नहीं रहने दीजिए, ए नहीं निकालना है। यानी ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसका मतलब डिब्बों की संख्या ये आएगा, है ना। इतना डिब्बे पर ट्रेन का स्पीड जो है 0 हो जाएगा, यानी कि इससे ठीक एक पहले वाले डिब्बे को लेकर चलेगा, समझ गए। आइए इसको करते हैं, देखिए। तो 24 कट जाएगा 12, 2 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दीजिए या रूट को इधर भेज दीजिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्या रूट जब इधर आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144। यानी इसका मतलब आप क्या समझे, जब डिब्बों की संख्या 144 कर दिया जाता है, 144 डिब्बे। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है एक वृत्ताकार डिस्क का वजन, एक वृत्ताकार डिस्क का वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है ना। कोई वृत्ताकार डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क मतलब सर्कुलर कोई पदार्थ होगा, सर्कुलर, समझ गए, सर्कुलर डिस्क है, समझ गए। तो इसका जो वजन होगा ना, इसका वजन, इसके वजन के बारे में कह रहा है, वेट, इसका वजन हम W मान लिए, है ना। तो वेट जो है क्या कह रहा है, हाँ, वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। तो इसका त्रिज्या को हम लोग R मान लिया, समझ गए, और मोटाई, मोटाई जो होगा थिकनेस, थिकनेस को T मान लिया, R और T हो गया। तो उसका वजन जो है ना त्रिज्या के स्क्वायर यानी वर्ग, त्रिज्या के वर्ग और मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। यानी वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, त्रिज्या के स्क्वायर की और मोटाई के गुणनफल के।
त्रिज्या के स्क्वायर और मोटाई के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्क का वजन। समझ गए। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के आर स्क्वायर बाय के आर स्क्वायर इंटू टी, है ना। फिर क्या कहना, दो एक जैसी डिस्क की मोटाई 16:9 है। दो डिस्क लिया, समझ गए, एक ही जैसा उनका मोटाई 16:9 है। 16:9, यदि इसका 16, ये पहला डिस्क हो गया, दूसरा डिस्क हो गया, इसको नीचे लिख लीजिए, ठीक है। नीचे एक डिस्क ये हो गया, पहला डिस्क ये, दूसरा डिस्क ये। इसका जो थिकनेस के बारे में कह रहा है, इन दोनों का थिकनेस के बारे में, पहला का थिकनेस 16 है, मोटाई 16 है, तो दूसरा का 9 है ना। यदि पहले का वजन दूसरे के वजन से 4 गुना, पहले का वजन जो है दूसरे के वजन से 4 गुना, तो इसका वेट 1 यूनिट मान लीजिए, क्या इसका क्या हो जाएगा 4 यूनिट, है ना। फिर क्या कर रहा है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कर रहा है, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, समझ गए। तो त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या बराबर होगा क्या, त्रिज्या बराबर क्या होगा, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, समझ गए। देखिए, तो आर स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं एक साइड में, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बटा के टी, डब्ल्यू बटा के टी हो गया, समझ गए, डब्ल्यू बटा के टी। तो यहाँ से चलिए नहीं रहने दिए, है ना। तो उनके त्रिज्या का अनुपात पूछा, उनके त्रिज्या का अनुपात पूछा, यानी कि पहला डिस्क और दूसरा डिस्क का त्रिज्या का अनुपात पूछा। तो पहले डिस्क के लिए ये आर स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे क्या, पहले डिस्क के लिए, तो देखिए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू पहले डिस्क के लिए, आर स्क्वायर का वैल्यू दूसरे डिस्क के लिए, समझ गए, ये R1 है, R2, समझ गए। देखिए, तो क्या रखेंगे, देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का लिख लीजिए डब्ल्यू बटा के टी, इधर डब्ल्यू बटा के टी इधर भी हो जाएगा, डब्ल्यू बटा के टी इधर भी हो जाएगा, W1 W2 मान सकते हैं इसको, W1 और W2 इसको कर लीजिए, W1 और W2, T1 T2, है ना, T1 T2, T1 T2 हो गया क्या। के तो दोनों में कांस्टेंट है मेरे भाई, के तो दोनों में कांस्टेंट, तो देखिए, तो के से के को काट देने पहला ही, कोई दिक्कत है, यानी के हट गया हमारा, के कांस्टेंट है, तो क्या रेशियो में तो ऊपर नीचे आएगा तो कट ही ना जाएगा, कट गया। अब देखिए W1 यानी पहला का वजन कितना था 4 यूनिट, 4 यूनिट है, तो इसके जगह पूरा हम लिख दें, जगह कम पड़ा था ऐसे पूरा लिख देते हैं 4, और T1 था, तो T1 कितना देखिए 16, T1 कितना 16, और यहाँ W2 कितना 1 यूनिट, और T2 9, 1/9 इसको लिख देते हैं, 1/9 हो गया, है ना। तो देखिए ये आर का स्क्वायर ना है, देखिए, तो ये आर का स्क्वायर ना है, तो सिंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ आर बराबर, इस पे रूट आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, क्या है ना होगा, तो 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया, या इसको 4 से काट दी तो 1/4, 1/2 आ जाता हमारा, है ना, और इधर 1/3, इससे भी स्क्वायर रूट करते तो समझ गए। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में तो सिंपल वे में इसको कर लेंगे, तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 होगा, एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें भी गुना, 6 इसमें भी गुना, तो 2 3 6, 3 गुना 6, तो 3:2, 3:2 आपका आंसर हो गया, वही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, पढ़िए इसको, देखिए इसमें कह रहा है एक घन का वजन उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। एक क्यूब है, उसका जो वजन है ना, उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है, यानी घन का जो वजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, उसके वॉल्यूम
और डेंसिटी की, डेंसिटी घनत्व हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया है ना, और ये वजन हो गया। यानी वजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम और घनत्व के गुणनफल है ना। तो जब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के मान लेते हैं, कांस्टेंट को के मान लिए है ना, भी गुना डी। फिर क्या कह रहा है, पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का, पहले घन और दूसरे घन का पदार्थ का जो अनुपात है वो है 27:16, 27:16 है ना। यदि पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना, देखिए पहला और दूसरा, समझ रहे, इनका इनका जो डेंसिटी है, डेंसिटी डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी जो है, डेंसिटी का अनुपात 27:16 है ना। पहले का 27 है और दूसरे का 16 है। और उनका वजन, वजन जो है पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना, तो दूसरा घन का 1 मान लेते हैं, तो पहला का क्या हो जाएगा 4 है ना, ये कह रहा है। फिर क्या कर, तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात ज्ञात करें, यानी साइड, किनारा मतलब साइड है ना, तो उनका साइड का रेशियो ज्ञात करना, समझ गए। तो क्यूब का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है क्या, क्यूब, यानी साइड गुना साइड गुना साइड। तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो W अपॉन के डी है ना। तो मान लीजिए पहला घन ये है और दूसरा घन ये है, तो पहला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहला का वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला रखते हैं क्या, W अपॉन के डी, और दूसरा का, पहला का W1 मान लीजिए वजन और दूसरा का W2, और डेंसिटी को, एक को 1 मान लीजिए दूसरे को 2 मान लेंगे, दूसरे का वजन हो जाएगा W2 और K, और डेंसिटी हो जाएगा D2। यानी पहला घन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा W1 अपॉन ये D1 अनुपात दूसरा घन का वॉल्यूम W2 अपॉन K D2। तो देखिए तो K कांस्टेंट है, दोनों में K कांस्टेंट है, तो K को हटा देते हैं क्या, K को हटा दीजिए क्योंकि दोनों में सेम है, कट जाएगा। तब इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए तो W1 के बारे में क्या कहेंगे, यानी 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, और डेंसिटी क्या है 27, और दूसरे का W2 1 और D2 16 हो गया। इसको जब सिंपल रेशियो में करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इतना बराबर 16 और 27 का एलसीएम लेना है, समझ गए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 4 गुणे 16 64:27, यानी ये हो गया V1 और ये V2 है ना। ये पहले घन का आयतन हो गया और दूसरे घन का आयतन हो गया। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, साइड का क्यूब, देखिए तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, S1 और S2 मान लेते हैं क्या, पहले घन का साइड S1 और दूसरे का S2। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो वॉल्यूम बराबर होता है साइड का क्यूब, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाएगा, यानी इन दोनों पर क्यूब करना पड़ेगा जो हमारा साइड का रेशियो आ जाएगा। तो 64 का क्यूब और यहाँ से 27 का क्यूब रूट है ना, 64 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट, यही आ जाएगा साइड का रेशियो।
वही पूछ रहा है किनारे का अनुपात, है ना। तो 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 27 3 का, यानी 4:3 जो है उनके किनारों का अनुपात हो गया 4:3। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद एक और टाइप है ना। देखिए इसमें कह रहा है एक कॉलेज के लिए पिकनिक का खर्च आंशिक रूप से निश्चित और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है ना। एक कॉलेज के लिए पिकनिक का जो खर्च है ना वो आंशिक रूप से निश्चित है, कुछ निश्चित है और कुछ परिवर्तनशील है ना। फिर कह रहा है 4 हिस्सा पिकनिक के लिए जाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार बदलता रहता है। पिकनिक के लिए जाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार बदलता है, समझ गए। जैसे कि पिकनिक पे मान लीजिए 15 स्टूडेंट जा रहे हैं, है ना, उसका खर्च आ रहा है 4,000 रुपये, समझ गए, 4,000 रुपये आ रहा है। तो जब ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे तो कुछ और खर्च आएगा, है ना। पिकनिक के लिए जाने के लिए गाड़ी करना पड़ेगा, वाहन की व्यवस्था करना पड़ेगा, उसका तो किराया फिक्स होगा, उसका किराया फिक्स होगा। और जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, किराया तो सेम ही रहेगा, बस का किराया, है ना, लेकिन और खर्च है जो बढ़ेगा। तो आइए इसको करते हैं। हाँ, 4 हिस्सा पिकनिक के लिए जाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार बदलता रहता है। जब 15 लोग होते हैं तब प्रति व्यक्ति शुल्क 400 रुपया लगता है। पहले तो इसमें फिक्स्ड किराया हम लोग देख लेते हैं क्या है। फिक्स्ड जो है, फिक्स्ड जो खर्च लगेगा उसको हम मान लेते हैं एफ क्या, और जो चेंज होगा वेरिएबल मतलब चेंज होगा, उसको 1 रुपए प्रति हेड मान लीजिए, क्या 100 रुपए प्रति हेड मान लीजिए, समझ गए, या प्रति पर्सन भी आप लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब 15 लोग होते हैं तो प्रति व्यक्ति शुल्क 400 रुपया लगता है। जब 15 लोग होते हैं, जो फिक्स है वो तो लगेगा ही। और जब 15 लोग जाते हैं तो 400 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है, 400 रुपया लगता है प्रति व्यक्ति शुल्क, समझ गए, 400 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, तो 15 चौका 60, यानी 6,000 हो गया, 6,000 उनका पैसा लग रहा है। और फिर कह रहा है जब 30 लोग होते हैं तो प्रति व्यक्ति शुल्क 300 रुपया लगता है। तो फिक्स जो है जो तो लगभग करेगा क्या, और 300 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है, यानी 3,9,000 क्या, 3,9,000 हो गया। अब हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये ऊपर वाला नीचे करें तो माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, देखिए तो फिक्स वाला कट जाएगा। हाँ, तो फिर आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, जब 15 लोग होते हैं तो प्रति व्यक्ति शुल्क 400 रुपया लगता है। फिक्स है वो तो लगेगा ही,
और जब 15 व्यक्ति होते हैं, 15 व्यक्ति होते हैं तो एक रुपया लग रहा है एक व्यक्ति का। अब जब 15 होंगे है ना, तो एक पर कह रहा है 400, एक पर कह रहा है 400, तो 15 होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, फिक्स और वेरिएबल मिला के 6000 हो जाएगा, है ना। टोटल जो खर्च है फिक्स और वेरिएबल, है ना, तो जो गाड़ी का भाड़ा होगा और प्रति व्यक्ति जो खर्च होगा उन दोनों को मिलाकर 6000 हो जाएगा। ये 400 रुपया जो बताया ना, 400 रुपया प्रति व्यक्ति जो लगेगा शुल्क, उसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, इसलिए दोनों के इक्वल आ गया क्या, 6000, समझ गए। फिर दूसरा में कह रहा है 30 लोग होने पर प्रति व्यक्ति शुल्क 300 रुपया हो जाता है, तो इसमें भी फिक्स लगेगा और वेरिएबल लगेगा। तो 30 व्यक्ति हो रहे हैं तो प्रति व्यक्ति जो है 300 रुपया लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9000, 9000 हो जाएगा, समझ गए, 9000 हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल का हमको पता नहीं, इसलिए एक्स दोनों का रहने दिए, फिक्स और वेरिएबल दोनों मिलाकर कह रहा है 6000, समझ गए। दोनों मिलाकर प्रति व्यक्ति शुल्क 400 रुपया लग रहा था शुरू में, तो 15 व्यक्ति पर कितना लगेगा, 6000 लगेगा। यानी इसमें हमको ये नहीं पता है कि फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है ना। यानी टोटल दे दिया 400 रुपया जो है ना, टोटल बताया फिक्स और वेरिएबल मिलाकर 15 व्यक्ति का कितना हो गया, 6000 हो गया। उसी प्रकार 30 व्यक्ति का 9000 फिक्स और वेरिएबल मिलाकर। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, क्या 30x में से 15x जाएगा, तो माइनस का 15x बराबर माइनस का 3000 हो जाएगा। 3000 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस खत्म, यानी x बराबर यहाँ से आ जाएगा 200, x बराबर 200। वेरिएबल जो हो गया x 200 रुपया प्रति हेड लगेगा, 200 रुपया प्रति हेड लगेगा। तो यहाँ से हम फिक्स निकाल लेंगे, फिक्स क्या हो जाएगा, जो आइए f बराबर f प्लस 15x, इसमें वैल्यू अपना पुट कर देंगे हम पहला वाला में, 6000 है ना, f 15 गुना 200 बराबर 6000। तो f बराबर क्या आ गया, 15 गुनी 30 में 3000, उधर जाएगा तो हट जाएगा, यानी फिक्स जो किराया हो गया 3000, समझ गए, 3000 हो गया। तो फिर क्या कह रहा है, तो प्रति व्यक्ति शुल्क ज्ञात कीजिए। जब 75 लोग जाते हैं, 75 लोग जब जाते हैं तो प्रति व्यक्ति शुल्क ज्ञात करना है। तो प्रति व्यक्ति वेरिएबल किराया 200 रुपया लगेगा, 75 व्यक्ति भी जाएगा तो उतना लगेगा, क्या प्रति हेड 200 लगेगा। तो हमको फिक्स जो किराया है, जब आदमी बढ़ेगा, जैसे ये गाड़ी का भाड़ा हो गया, ठीक है, जब आदमी बढ़ेगा तो इसमें चेंजिंग आएगा, क्या, तो जब 75 लोग जाएंगे तो फिक्स किराया क्या हो जाएगा, 3000 बटा 75, है ना, अब प्लस 200 जो वेरिएबल हो रहा है प्रति हेड, समझ गया, जो वेरिएबल है प्रति हेड मतलब अलग अलग लग रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे, पहले इसको निकाल लीजिए। तो 75 चौका 300, यानी फिक्स बराबर एक बराबर आ गया 40, और प्रति हेड ऐसे कितना लग रहा है, 200 रुपया, तो 200 इसमें ऐड कर देंगे, 200 प्लस 40, है ना, तो 240 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति जो किराया होगा 75 व्यक्ति के जाने पर 240 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर है आपका। यहाँ पे फिक्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे पिकनिक के लिए जाने के लिए कोई वाहन चाहिए, उसको फिक्स मान लिया, है ना, और वेरिएबल प्रति व्यक्ति जो है 100 रुपया प्रति हेड लग रहा है, जाएगा तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, है ना, प्रति व्यक्ति पर कुछ ना कुछ खर्च होगा, उसी को 100 रुपया प्रति हेड मान लिए, है ना। तो पहला में कह रहा था
कि 15 लोग के जाने पर, तो 15 लोग जब जाएगा तो उसमें भी गाड़ी ले जाना पड़ेगा क्या? बिना गाड़ी के तो जाएगा ना। तो फिक्स किराया लगेगा प्लस प्रति व्यक्ति किराया लगेगा, है ना। तो फिक्स और प्रति व्यक्ति किराया को मिलाकर प्रति हेड जो शुल्क आ रहा है ना 15 व्यक्ति को जाने पर, वो 400 रुपया आ रहा है। तो टोटल किराया क्या हो जाएगा? टोटल जो खर्च हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6000 हो गया। उसी प्रकार 30 व्यक्ति के जाने पर 9000 हो गया। यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, जो प्रति व्यक्ति शुल्क लग रहा है, खर्च हो रहा है, 200 हो गया। समझ गए? तो इसमें हम एक्स का वैल्यू रख दिए पहला में, या दूसरा में भी रख सकते हैं। तो एफ का वैल्यू जो फिक्स किराया है वो 3000 आ गया, यानी गाड़ी का जो भाड़ा है वो 3000 है। समझ गए? तो 75 व्यक्ति जाएगा तो उसमें कुछ और किराया हो जाएगा। जब 15 व्यक्ति जा रहा था तो कुछ और किराया था। क्या प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति व्यक्ति ही किराया ना बटेगा जो भाड़ा रहेगा। समझ गए? जितना ज्यादा आदमी जाएगा उतना किराया कम लगेगा। समझ गए? तो 75 व्यक्ति के जाने पर फिक्स किराया 40 रुपया आ गया, और प्रति व्यक्ति जो लग रहा था अलग अलग व्यक्तियों का, वो 100 रुपये प्रति हेड लग रहा था। तो 200 लग रहा था प्रति व्यक्ति, और 75 लोग के जाने पर 40 रुपया फिक्स वाला लग रहा है। तो टोटल जो हो जाएगा एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति शुल्क 75 के जाने पर 240 रुपया हो गया। समझ गए? 200 प्लस 40 240, ऑप्शन और भी। चलिए इसी के साथ ये टाइप खत्म हुआ। 2 मिनट देखिए इसको। इसके बाद हम लोग का लास्ट टाइप है रेशियो प्रोपोर्शन का। अगला टाइप है मिक्स रेशियो। कुछ क्वेश्चन इसमें है। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। टाइप 8 है हम लोग का लास्ट टाइप, रेशियो और प्रोपोर्शन का लास्ट टाइप है ये। समझ गए? इसमें मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन है, मिक्स रेशियो। समझ गए? मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन रहेगा इसमें। इसका पहला क्वेश्चन लिए हैं, देखिए इसको पढ़िए। देखिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, है ना, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। यानी पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है, और दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 है। समझ गए? अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी दोनों बर्तनों के मिश्रण को, है ना, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। समझ गए? जैसे कि पहला बर्तन से मान ली 10 लीटर मिश्रण निकाला, तो दूसरा बर्तन से भी 10 लीटर मिश्रण निकाल के उसको मिलाया है। समझ गए? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जब 10 लीटर पहला बर्तन से निकालेगा और 10 लीटर दूसरा बर्तन से निकालेगा, तो जो नया मिश्रण बनेगा दोनों को मिला देगा तो नया मिश्रण बनेगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बताना। देखिए, मिल्क और वाटर है, मिल्क वाटर, है ना। पहला बर्तन में कितना है देखिए तो 7:5 है। मिल्क 7 है पहला बर्तन में, पहला मिल्क 7 है पहला बर्तन में, और पानी जो है, वाटर जो है 5 है। समझ गए? दूसरा बर्तन के बारे में कह रहा हूं कि मिल्क 7 है ना, और पानी जो है 9 है। समझ गए? इस रेशियो में पहला बर्तन में मिल्क और वाटर है, और दूसरा बर्तन में इस रेशियो में है। तो दोनों बर्तनों को कह रहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:1 के अनुपात में मिलाना है, यानी बराबर मात्रा में दोनों बर्तन से जो है बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालना है और दोनों को एक साथ मिला देना है। समझ गए? 1:1 कहने का मतलब हुआ बराबर मात्रा, बराबर मात्रा। समझ गए? तो देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना है, 7 है मिल्क और वाटर है 5, यहाँ 12 यूनिट हो गया क्या, और यहाँ पे मिल्क है 7 और यहाँ पे 9 है, 9 है, तो 9 × 16, यानी यहाँ जो मिश्रण आ रहा है 12 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 16 यूनिट। समझ गए? तो बराबर मात्रा कह रहा है 1:1 के मतलब हो गया बराबर मात्रा। तो इन दोनों का जो मात्रा है हम बराबर कर लेंगे क्या, टोटल यहाँ पे 12 यूनिट आ रहा है पहला बर्तन का, और यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है 16 यूनिट। तो
इसको जब बराबर करेंगे तो देखे तो इसको 3 से गुना और इसको 4 से गुना, 12 चौक 48, 16 चौक 16 48, 12 चौक 48 और 16 48 हो गया। तो 4 से इसमें गुना किए तो इन सभी में 4 से गुना करना होगा क्या, तो 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी, और 3 से इसमें किए तो 3 से इन दोनों में भी करना पड़ेगा, है ना। तब देखे तो 12 चौक 48 और 16 48 बराबर मात्रा हो गया, है ना। 48 और 48 एक अनुपात 1 हो गया, समझ गए। मात्रा क्या आ गया, 1 अनुपात 1 के अनुपात में आ गया। तो अब कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, नया मिश्रण जब मिलाया जा रहा है, समझ गए। तो देखिए देखिए तो मिल्क यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को मिला रहे हैं तो मिल्क कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, ये हो गया इक्वल टू 28, इसको लिख लीजिए। और ये कितना हो गया 21, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे मिल्क कितना आ गया, नया जो मिश्रण बनेगा हमारा, नया जो मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क कितना हो जाएगा, देखिए तो 28 और 21 कितना हो जाएगा 49। और यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा 20 है और 27 है, यानी 47। तो नया जो रेशियो आ गया मिल्क और वाटर का, है ना, वो 39:47 आ गया। यही आंसर हो गया आपका, बिल्कुल आसान है, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 49:47, ऑप्शन नंबर सी। 1:1 का मतलब हुआ कि बराबर मात्रा में मिला रहा है, समझ गए। 1:1 का मतलब हुआ बराबर मात्रा, इसलिए बराबर किए हैं मात्रा को दोनों को। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 8 का दूसरा सवाल है, पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है कि 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 3:2 है ना। अगर तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना। 3 बर्तन, 10-10 लीटर का 3 बर्तन के बारे में कह रहा है। मान लीजिए पहला बर्तन ये, थोड़ा समझिए इसको, पहला बर्तन हुआ और ये दूसरा बर्तन हुआ, है ना, और ये तीसरा बर्तन। तीनों जो है बराबर मात्रा के, 10 लीटर का ये भी है, 10 लीटर का ये भी है और 10 लीटर का ये भी है ना। और कह रहा है कि इनमें दूध और पानी का अनुपात, 2:1 है। इसको इस तरह से लिखिए, ये भी 10 लीटर का है, ये भी 10 लीटर का है और ये भी 10 लीटर का है ना। तो पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कह रहा मिल्क और वाटर का रेशियो पहला के लिए क्या कह रहा है, देखे तो 2:1 है, 2:1 है ना। मिल्क 2 है, उसमें पहला बर्तन में जो मिश्रण है उसमें दूध 2 है, 2 यूनिट है, तो पानी 1 यूनिट है। फिर दूसरा बर्तन के लिए कह रहा है, देखिए 3:1 है, यदि मिल्क 3 है तो पानी 1 है। फिर तीसरा बर्तन के लिए उसी प्रकार, तीसरा बर्तन के लिए मिल्क 3 है तो पानी 2 है ना। फिर क्या कह रहा है कि अगर तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। इन तीनों बर्तन के मिश्रण जो है ना, इन तीनों बर्तन का जो मिश्रण है उसको एक बड़ा बर्तन, जिसमें तीनों बर्तन का जो मिश्रण है जो कि आ जाए, समझ गए, इसमें डाल दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। तो इस बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इस बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। देखिए तीनों का तो यहाँ बराबर मात्रा दे दिया है तो हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है ना। तीनों का बराबर मात्रा दे दिया है, बराबर मात्रा मतलब लिया गया है, बराबर मात्रा लिया गया है ना। आइए
देखिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मिल्क और वाटर मिला के पहला बर्तन में 2 1 3, और यहाँ दूसरा में 3 1 4, और तीसरा में 3 2 5, है ना। लेकिन यहाँ पे बराबर मात्रा नहीं आ रहा। देखिए यहाँ 3 यूनिट आ रहा पहला बर्तन का, दूसरा बर्तन का 4 यूनिट आ रहा, तीसरा बर्तन का 5 यूनिट आ रहा है, जबकि 10-10 लीटर तीनों का जो है क्वांटिटी है। 10 लीटर पहले बर्तन का, 10 लीटर दूसरे बर्तन का, और 10 लीटर तीसरे बर्तन का। यही तीनों बर्तन के मिश्रण को इसमें डाला गया, यानी 10-10 लीटर तीनों का डाला गया, यानी बराबर मात्रा डाला गया। तो यहाँ मात्रा बराबर नहीं आ रहा, तो हम बराबर कर लेंगे क्या। तो बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना। 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाता है। 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा, है ना। तो 60, इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए 15 से गुना करेंगे, और इसको 60 बनाने के लिए 12 से गुना करेंगे। 3 4 5 का एलसीएम जो है 60 होगा, 60 होगा, है ना। तो इसको 60 बनाने के लिए, यानी तीनों का जो मात्रा है 60 यूनिट होना चाहिए, है ना, जब बराबर कर रहे हैं। तो 3 है तो 20 गुना कर दिए तो 60 हो गए। 4 यूनिट है तो 15 गुना कर दिए तो 60 हो गए। 5 है तो 12 गुना कर दिए तो 60 हो गया, है ना, बराबर मात्रा हो गया। तो जब इधर 20 में तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 20 से, इसमें भी गुना करना पड़ेगा 20 से। अब 15 से इसमें किए तो 15 से इसमें भी गुना हो जाएगा, और 15 से इसमें भी गुना हो जाएगा, है ना, 15 से। और 12 से इसमें किए तो 12 से इन दोनों में भी हो जाएगा क्या, 12 से इन दोनों में भी होगा। तो देखिए तो अब कितना यहाँ पे दूध आ रहा है, देखिए यहाँ 40 यूनिट हो गए। 20 दूना 40, 15 45, और 12 36। टोटल दूध ये हो गया, और टोटल पानी ये हो गया। तो टोटल दूध को ऐड कर देंगे, तो 20 दूना 40 और 15 45, यानी 40 45 85, है ना, 85 और 36। तो 85 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 91 और 30, 91 30 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 121, 121 हो गया। और यहाँ पे पानी कितना हो गया, देखिए तो 20 यूनिट, 15 यूनिट, 20 गुना 1, 20 गुना 1 तो 20, 15 गुना 1 तो 15, 20 15 35, और 12 गुना 2 24, तो 35 और 24, 35 20 55 4 59। यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो बड़े बर्तन में हो गया, मिल्क और वाटर 121 अनुपात 59, इसी रेशियो में हो जाएगा मिल्क और वाटर क्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आ गया। उसी प्रकार से बनाया ये भी, है ना, 3 बर्तन वाला क्वेश्चन है। देखिए समान आयतन वाले 3 बर्तनों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है, यानी बराबर आयतन वाला 3 बर्तन है, जिसमें तीनों में जो है बराबर बराबर मिश्रण आता है ना। और उसमें जो है अम्ल और पानी का मिश्रण, पानी के साथ अम्ल मिश्रित है, यानी अम्ल पानी और अम्ल का मिश्रण, है ना। तो तीनों बर्तनों में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2 3 3 4 और 4 5 है ना। इनको एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात याद करना। समान आयतन वाला, यानी तीनों का मात्रा समान है ना, तीनों का समान मात्रा बड़े बर्तन में डाला गया है क्या। इससे क्या पता चलता है, जब समान आयतन कह रहा है, ये समान मात्रा में, जैसे 10-10 लीटर वाला पिछला क्वेश्चन था क्या, और उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया जा रहा है तीनों बर्तनों के मिश्रण को। तो नया जो मिश्रण बनेगा बड़ा बर्तन में डालने से, उसका अनुपात क्या होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मिश्रण है तीनों बर्तनों का, उसको समान मात्रा, उसका समान मात्रा डाला गया है नए बर्तन में, है ना। इसी को समझना। देखिए तो
तो पहला बर्तन के लिए अम्ल, वाटर और एसिड, है ना। और दूसरा बर्तन के लिए पहला के लिए, दूसरा के लिए और तीसरा के लिए पानी और अम्ल का मिश्रण है। तो पानी और अम्ल पहला बर्तन में कितना, 2:3। पानी ये हो गया और एसिड ये हो गया, 2:3 है। और दूसरा में कह रहा है 3:4 है। पानी 3 है तो एसिड 4 है। फिर तीसरा में क्या कह रहा है, 4:5 है, 4:5 है ना। तब इसको, इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, एक बड़ा बर्तन में डाल दिया गया और तीनों का बराबर मात्रा डाला गया। यहाँ पे कह रहा है समान आयतन, यानी बराबर मात्रा डाला गया है क्या। तो देख लेते हैं बराबर मात्रा है कि नहीं है। 3 2 5 और 4 3 7। बर्तन में जो मिश्रण का मात्रा होगा वो इन्हीं दोनों का योग ना होगा, वाटर और अम्ल का। क्या, तो पहला में 2 यूनिट वाटर है, 3 यूनिट एसिड है, तो 5 यूनिट हो गया। और दूसरा में 3 यूनिट वाटर है, 4 यूनिट एसिड है, तो 7 यूनिट हो गया। और तीसरा में 4 यूनिट वाटर है, 5 यूनिट एसिड है, तो 9 यूनिट हो गया, है ना। देखिए बराबर नहीं आ रहा तो बराबर कर लेंगे, है ना, बराबर कर लिया जाएगा। तो 9 7 5 का एलसीएम लेना है, समझ गए। तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। 9 7 63, इसका एलसीएम लेते हैं 9। आप लोग को जैसे आता है वैसे कर सकते हैं, ऐसे सिंपल मेथड है ये, है ना। इन तीनों में बड़ा है जिसको ले लिए। क्या, एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ गए। तीनों का मल्टीपल लेना है जो छोटा और कॉमन, है ना, सबसे छोटा वाला और कॉमन हो। तो देखिए इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है ना, एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल हो, है ना। एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, वो सबसे न्यूनतम नंबर लेना है, समझ गए। जैसे कि 4 है और 5 है, इसका एलसीएम लेना। देखिए तो इन दोनों नंबर से 20 भी डिविजिबल है और 40 भी डिविजिबल है। क्या, 20 भी डिविजिबल और 40 भी डिविजिबल, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, इसके आगे भी आएगा क्या, 60 भी डिविजिबल होगा, 80 भी डिविजिबल होगा। क्या, लेकिन इन सभी में छोटा कौन है, जो सबसे पहले आए, है ना, वही एलसीएम हो जाता है, समझ गए। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। डिविजिबल का मतलब क्या है, इसमें जो एलसीएम है उसमें ये नंबर शामिल हो, है ना, प्रत्येक नंबर शामिल हो। तो 9 ले लिए, समझ गए। तो 9 तो इसमें शामिल हो गया, क्या, 9 इसमें शामिल हो गया। अब 7, तो इसमें 7 नहीं है तो 7 गुना कर देंगे, है ना। तो 7 से भी डिविजिबल हो रहा है और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 5 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, तो 5 से गुना कर देंगे, यही एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो देखिए एलसीएम आपका ये हो गया ना, गुना कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ऐसे रहने दीजिए ऐसे। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा, 63। तो 63 इसमें भी गुना हो जाएगा, है ना, और 63 इसमें भी गुना हो जाएगा, 63 इसमें भी गुना हो जाएगा, समझ गए। अब दूसरा में 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 बचेगा। क्या, तो 45 इसमें भी गुना हो जाएगा, 45 इसमें भी गुना हो जाएगा और 45 इसमें भी गुना हो जाएगा। अब बच गया ये वाला तीसरा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 35 बचेगा, है ना। तो 35 इसमें भी गुना, 35 इसमें भी और 35 इसमें, समझ गए। तो आइए अब किया जाए। अब इसको आप करिएगा तो बराबर आएगा, है ना। देखिए ऐसे करके देखिए, 6 5 30 यानी 315 हो जाएगा ये। 63 गुना 5 करेंगे तो 315 हो, 5 15 6 5 30, 315 हो जाएगा, समझ गए। और 7 गुना 45 करेंगे तो 7 5 35, 35 का 5 और 7 का 28, 3 31, 315 आ रहा। इसमें भी वही आएगा। क्या, 30 रहता तो 9 से करते 270 और 9 5 45, 270 45 315,
तो बराबर हो गया मात्रा। तो दूध और पानी का यही रेशियो हो जाएगा क्या नए बर्तन में, है ना। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, दूध वाले को एक साथ और पानी वाले एसिड वाले को एक साथ, है ना। दूध और अम्ल है। हाँ तो देखिए अब क्या करेंगे कि नए बर्तन में जो है कि वाटर पानी पानी ये हो जाएगा और अम्ल ये हो जाएगा, है ना। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 63 × 2 126, 126 और 45 × 3 क्या 45 × 3 135 होता है, 135 और 35 × 4 तो 4×3 = 12, 140 हो जाएगा ये, है ना। इसको जोड़ते हैं तो 6×5 = 11 और 4×3 = 7 और 2 = 9, 9×1 = 10, 1 2 3 3 1 4 यानी 401 आ गया ये, 401 आ गया। अब दूसरा को करते हैं, दूसरा को किया जाए 63 × 3 तो 6×3 = 18, 60 रहता तो 3 से गुना करते 180, 3 ज्यादा है तो 3 और गुना हो जाएगा, क्या 3 ज्यादा है। देखिए देखिए अब इसको करते हैं, है ना। इसका तो हो गया, अब इसको करते हैं 63 × 3 है, 63 × 3 है ना। तो 60 60 प्लस देखिए इसको इस तरह से हम बोलते हैं 63, 63 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 + 3 क्या, तो 3 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 और +3 3 × 3 तो 9 यानी 189 हो जाएगा, है ना 189। तो 63 था तो पहले 60 से कर दिए तो 180, अब 3 और बच गया तो 3 को 3 से, है ना 3 3 9 तो 189 हो गया, 189। और फिर 45 × 4 है तो पहले 40 को कर लेंगे तो 160 और 5 को करेंगे 4 से फिर, है ना 40 + 5 तो 160 और 20 180। फिर 35 × 5, 35 × 5 तो 30 को कर दिए 5 है तो 150, अब 5 × 5 25 यानी 175। अब तीनों को ऐड करेंगे 9 और 5 14, 8 8 16 और 7 23, 23 1 24, 1 2 3 और 2 5 यानी 544 आ गया हमारा ये, 544 आ गया, है ना 544 आ गया। इतना लिखना नहीं होता है, मन ही मन आप कर सकते हैं, है ना। तो हमारा नया रेशियो क्या आ गया नए बर्तन में 401:544। तो ऑप्शन नंबर 401:544। सवाल नंबर 4 पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन पर जोर दीजिए, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना होता है ना, तभी चीजें समझ में आता है। अगर आप लोग को समझ में आता है, कुछ भी समझ में आता है, अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, समझ गए। और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। 2 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है ना। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बताना है, समझ गए। तो देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या, बर्तन ए में कितना है 4:5, दूध 4 है तो पानी 5 है। और दूसरे बर्तन में मिल्क 5 है तो पानी कितना है 1 है ना।
अब इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को क्या किया जाता है कि एक तीसरे बर्तन में कहीं तो मिला दिया जा रहा है ना, और उसमें मिलाया जा रहा है 5:2 के अनुपात में। इसका मतलब हुआ कि 5 यूनिट पहले बर्तन का लेंगे, 5 यूनिट पहले बर्तन का मात्रा लेंगे, समझ गए, और 2 यूनिट दूसरे बर्तन का मात्रा लेंगे, दूसरे बर्तन के मिश्रण का मात्रा लेंगे, मतलब जो भी मिश्रण होगा उसका 5 यूनिट लेंगे, है ना, और दूसरे मिश्रण का 2 यूनिट लेंगे। हाँ, 2 यूनिट लेंगे। देखिए इसके बाद कह रहा है कि हाँ इतना हो गया, है ना। अब इसके बाद है कि अब इन दोनों बर्तनों में जो मिश्रण है ना, बर्तन ए में और बर्तन बी में, है ना, इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जा रहा है ना, मिलाया जा रहा है मतलब दोनों बर्तनों को मिलाया जा रहा है, इसका मतलब कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जा रहा है, समझ गए। तो उसको 5:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, समझ गए, 5:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। यदि पहला का 5 यूनिट लेंगे, 5 यूनिट मिश्रण लेंगे, और तो दूसरा का 2 यूनिट मिश्रण लेंगे। तो इसको पहले करने के लिए देखिए, पहले यहाँ पे मात्रा कितना देखिए, तो 5 4 9 यूनिट है क्या, और यहाँ पे 6 यूनिट है। तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो बराबर करेंगे, क्या दोनों से बराबर मात्रा निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि दूध और पानी का मिश्रण क्या है ना, दूध और पानी का मिश्रण बता पाएंगे, दोनों से बराबर मात्रा में निकालना होगा, समझ गए। मान लो 10 लीटर बर्तन ए से निकाल रहे हैं तो 10 लीटर बर्तन बी से भी निकालना होगा, है ना, तब ना बता पाएंगे कि दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा तीसरे बर्तन में। 10 लीटर दोनों का मिलाएंगे, तो देखिए, तो इसको बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, है ना, तो 18 हो गया, बराबर हो गया। इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इधर भी, और इसमें 3 से, इधर भी 3 से। हाँ, तो देखिए मात्रा तो बराबर हो गई दोनों में, है ना। अब जो कह रहा है कि 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसका 5 यूनिट क्या, 5 यूनिट और इसका 2 यूनिट, समझ गए, इसका 5 यूनिट और इसका 2 यूनिट। तो इसी अनुपात में कह रहा है मिलाने के लिए 5 और 2 के अनुपात में, तो 5 से इसमें भी गुना हो जाएगा, क्या 5 से इसमें भी गुना हो जाएगा, 5 एक्स्ट्रा ना हो गया, तो 5 से इसमें भी करना पड़ेगा, और फिर 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, है ना। तो आइए अब करते हैं, देखिए, तो 5 चौका 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 चौका 40, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 15 दूना 30 है ना, और ये 5 दूना 10 25 50 हो जाएगा 50, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो टोटल मिल के कितना हो जाएगा देखिए, तो 40 और 30 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 6 56। तो कटेगा तो काट लेंगे हम लोग, 14 से कट रहा है क्या, तो 14 पचे के 70 और 14 चौका 56, है ना, कट गया। तो 5:4 नया जो रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का, जो मिलाया जा रहा है दोनों बर्तनों के मिश्रण को, नया मिश्रण जो बनेगा उसमें मिल्क जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, और वाटर 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़िए, 5वां नंबर सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर है ना। मिश्रण पर आधारित ये सब जो क्वेश्चन किया जा रहा है मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन है, समझिए, मिलाने वाला। मिश्रण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है आपस में, है ना, उसी को मिश्रण कहते हैं। वही मिश्रण होता है, उसी पे हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, समझ गए। आइए इसको करते हैं।
मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु जो कई धातुओं से मिलकर बने होते है ना, उसे ही मिश्र धातु हम लोग कहते हैं। मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का अनुपात, है ना, ये मिश्र धातु जो है ना ए, वो कई धातुओं से मिलकर बना, उसमें कह रहा है कि केवल x और y जो धातु है उसका अनुपात 5:2 है, और मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात यानी x और y का ही अनुपात 3:4 है। समझ गए। फिर कह रहा है कि मिश्र धातु C जो A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। एक तीसरा मिश्र धातु C बनाया गया है, समझ गए, जो A और B को मिलाकर, A मिश्र धातु A है और मिश्र धातु B, इन्हीं दो को मिलाकर एक तीसरा C तैयार किया गया। बात को समझिए, है ना। तीसरा C तैयार किया गया मिश्र धातु। तो कह रहा है कि मिश्र धातु C में X का प्रतिशत क्या होगा। मिश्र धातु जो C बना है उसमें X का प्रतिशत बताना। आइए बताते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, है ना, लेकिन हमको तो बताना ही है। क्या जी, हमको तो बताना ही है। देखिए मिश्र धातु ये है ना, दोनों मिलकर बना है x और y से। ये है तो a में x और y का अनुपात कितना है, 5:2 है, 5:2 जो दिया गया उसको लिखिए। और मिश्र धातु b में, मिश्र धातु हमारा b ये हो गया, है ना, इसमें इन धातुओं का अनुपात यानी x और y का अनुपात 3:4 है। x 3 है तो y 4 है। समझ गए। तो कह रहा है कि इन दोनों से जो है एक C बनाया गया, इन दोनों को जोड़कर एक C बनाया गया। समझ गए। कुछ मात्रा इसका लिया गया हो और कुछ मात्रा इसका लिया गया होगा और कुछ मात्रा इसका लिया गया होगा। समझ गए। और जो है कह रहा है कि मिश्र धातु C बनाया गया है। तो देखिए इसका मात्रा क्या हो गया, 5 2 7 क्या, और इसका 4 3 7। तो दोनों का मात्रा देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, है ना, बराबर आ गया। जब तीसरा मिश्र धातु बना रहे हैं तो दोनों से बराबर बराबर लेंगे, तभी ना उसमें दोनों धातु x और y का रेशियो बता पाएंगे, है ना। बराबर मात्रा लेना होगा। तो यहाँ पे बराबर आ गया, बराबर तो आ गया, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। समझ गए। तो बराबर आ गया तो बराबर करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो क्या कह रहा है, a और b को 4:5 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी इसका 4 यूनिट ले रहा है। 4:5 के अनुपात में मिलाने का मतलब यही हुआ कि पहला का 4 यूनिट मात्रा ले रहा है तो दूसरा का 5 यूनिट मात्रा लेगा। समझ गए। तो 4 से इसमें गुना हो गया तो 4 से इसमें भी हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए। और 5 से इसमें हुआ तो 5 से इन दोनों में भी हो जाएगा। आइए, तो तीसरा मिश्र धातु हमारा बन गया क्या, तीसरा मिश्र धातु बन गया, यानी बराबर मात्रा है, ए को ए भी उतना ही है और बी भी उतना ही है। तो ए और बी दोनों को मिला दिया, जो जितना था उतना मिला दिया क्या। तो देखिए तो यहाँ पर x हो जाएगा क्या, 5 चौका 20 और 5 दिया 15। तो 20 और 15 क्या हो जाएगा, 35 अनुपात 4 दूना 8 और 5 चौका 20 28। क्या समझे। तो देखिए तो यदि कटने वाला रहेगा छोटा होगा तो छोटा कर देंगे। तो 7 से नहीं कट रहा, दोनों है 7 से कट रहा है। 7 5 के 35, 7 5 35 और 7 चौका 28, यानी 5:4, 5:4 आ गया सी में, है ना, x और y का रेशियो। तो 5:4 आ गया। ये हो गया x। देखिए आइए यहाँ पर x सी में क्या हो गया, सी जो मिश्र धातु बना उसमें x और y का रेशियो क्या आ गया, 5:4, यानी x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो क्या रहा है मेरे भाई, क्या रहा है कि मिश्र धातु में x का प्रतिशत ज्ञात करें, x का प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो C जो मिश्र धातु बना, C जो मिश्र धातु बना, इन्हीं दो को मिलाकर बना। समझ गए। तो देखिए तो टोटल मात्रा इसमें कितना हो जाएगा, 5 4 9 यूनिट। और जिसमें से x कितना है, x कितना है 5 है ना, टोटल 9 है, उसमें से x 5 है। इसी को तो बताना प्रतिशत में,
तो 5/9 हो जाएगा क्या, 9 टोटल भाग है उसमें 5 एक्स है, तो 9/5 बराबर कितना प्रतिशत, याद है परसेंटेज, प्रतिशत याद है क्या, जो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए बताए थे, टेबल लिखवाए थे उसका, उसी से ये बनेगा। देखिए 1/9 बराबर कितना परसेंट, 11.1/9%। 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। तो देखिए तो 1/9 के 5 गुना नहीं लग रहा है, 1/9 के 5 गुना लग रहा है क्या, तो 5 से सिंपली इसमें हम गुना कर देंगे क्या, तो 5 से जब इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, 11×5 = 55, और 5 यहाँ गुना हो जाएगा तो 5/9, 5/9 है ना, 5/9 इतना परसेंट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। याद रखना जरूरी है उसको, ऐसे मैथ में ज्यादा चीज याद नहीं किया जाता, कुछ कुछ चीजों को याद रखना होता है, समझ गए। तो 55.5/9% आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया क्या। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि याद नहीं है तो याद रहना जरूरी है, तभी सॉल्यूशन फास्ट हो पाएगा। 5/9 गुना 100 करिएगा, 5/9 गुना 100 करिएगा प्रतिशत में बनाने के लिए, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो उतना ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आप लोग दे नहीं रहे हैं लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला सवाल पे आ गए। आपका नया क्वेश्चन है ना, नया सवाल देखो, देखो ना पढ़ते। देखिए इसमें कह रहा है 2 केजी धातु में 1/3 जिंक है ना, 1/3 जिंक हुआ बाकी तांबा। 2 केजी धातु है, कोई धातु है उसमें 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है, इसे 3 केजी धातु में मिलाया गया है ना। ये 2 केजी जो धातु है इसको 3 केजी में मिलाया गया है, जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। तो नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात ज्ञात करें। है पिछले टाइप का ही, इसमें सिर्फ घुमाया गया थोड़ा सा और कुछ नहीं। देखिए धातु, दोनों धातु तो जिंक और तांबा से मिलकर ही बना है ना, और इन दोनों धातु को फिर मिलाया जा रहा, तो तीसरा धातु जो बन रहा वो भी, उसमें भी जिंक और तांबा रहेगा, तो उसमें जिंक और तांबे का अनुपात बताना है तीसरे धातु में। तो मान लीजिए कि एक धातु ए है ना, ए है, इसमें जिंक जस्ता है ना, जिंक को जस्ता बोलते हैं, और कॉपर। जिंक जो है पहले में क्या है, क्या कर रहा है कि 1/3 जिंक है, पहले में 1/3 जिंक है, यानी टोटल धातु 3 है, उसमें 1 जिंक है, क्या 1 जिंक है, तो 3 में 1 जिंक है तो 2 क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। 3 में 1 जिंक है तो 2 कॉपर हो जाएगा, 2 1 3, क्या टोटल 3 यूनिट है, समझ गए। फिर बी नंबर में, दूसरा में बी है ना, दूसरा धातु बी है, समझ गए। तो बी में क्या कह रहा है कि 1/4 जिंक है, 1/4 जिंक, यानी टोटल जो धातु है वो 4 यूनिट है, उसमें से 1 जिंक है। इसका मतलब यही हुआ, 1/4 का मतलब हुआ चौथाई हिस्सा, 1/4 जो है जिंक है और 3 भाग क्या है, कॉपर है। तो 1 भाग जिंक हो गया और 3 भाग कॉपर हो गया। तब इसको मिलाया जा रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, क्या दोनों को मिलाया जा रहा है। तो तीसरा धातु जो बन रहा है, मान लेते हैं तीसरा धातु सी बन रहा है, तो उसमें जिंक और कॉपर का मात्रा बताना है। तो देखिए जब 2 धातु को मिलाएंगे तो दोनों धातु को मिलाने के लिए हम दोनों को बराबर मात्रा लेंगे, है ना, तब ना बता पाएंगे अगले बार अगला धातु में कि कितना जिंक है और कितना कॉपर है, समझ गए। बराबर मात्रा लेंगे पहले, क्या देखिए तो 2 1 3 है,
3 यूनिट, यहाँ पे 3 एक 4 यूनिट। समझ गए? तो बराबर मात्रा नहीं है, बराबर मात्रा नहीं है तो बराबर कर देंगे इसको 4 से, इसको 3 से। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी दोनों का मात्रा बराबर हो गया क्या। अब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तब उसमें जिंक और कॉपर का मात्रा कितना होगा यही बताना है। समझ गए? तो 4 से इसमें गुना किया तो 4 से इसमें भी गुना कर देंगे और 4 से इसमें भी गुना कर देंगे। 3 से इधर किए हैं तो 3 से इसमें भी और 3 से इसमें भी। तो देखिए तो कितना जिंक हो गया। ये जो नया सी बनेगा धातु है ना, सी जो नया धातु बनेगा उसमें जिंक का मात्रा 4 और 3 7, 4 3 7, और ये 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 9 17, यानी कि 7:17 आ रहा है। ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है भाई, कांटा फिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बनाने का जो मूल मंत्र है उसमें यह है कि जो प्रश्न रहता है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। समझ गए? जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब सारा बात समझ में आएगा, है ना, आगे का रास्ता दिखेगा। देखिए चलिए इसको किया जाए। 2 केजी धातु में 1/3 जिंक है ना, बाकी तांबा है। इसे 3 केजी धातु में मिलाया गया है जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। तो नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात ज्ञात करें। 2 केजी धातु है ना, एक 2 केजी धातु है, उसमें 1/3 जिंक है व बाकी तांबा है, और दूसरा धातु 3 केजी है। समझ गए? 3 केजी, उसमें 1/4 जिंक है, बाकी तांबा है। तो जिंक और तांबे से मिलकर बना है क्या, जिंक और कॉपर। समझ गए? मान लीजिए एक धातु ए है और दूसरा बी है। तो पहला में क्या करा, 1/3 जिंक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, टोटल धातु, अगर टोटल धातु की मात्रा अगर 3 है तो उसमें 1 यूनिट जो है, एक भाग जो है क्या होगा, जिंक। जिंक के बारे में कह रहा है, 1/3 जिंक है तो 1 जिंक हो गया, तो 3 में से 1 जिंक हो गया, तो कॉपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉपर 2 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि दूसरा धातु में 1/4 जिंक है, यानी 4 भाग में 1 भाग क्या है, जिंक है, 1 भाग जिंक है, तो 3 भाग क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। समझ गए? अब इससे एक तीसरा धातु बनाया गया, मान लो तीसरा धातु सी है, तीसरा धातु सी है, इन दोनों को मिलाकर इसका 2 केजी और इसका 3 केजी। तो देखिए तो 2 1 3, यहाँ पे मात्रा क्या आ रहा है, 2 1 3 और 3 1 4। तो पहले तो मात्रा को बराबर करेंगे क्या, पहले मात्रा बराबर करना है, तो 4 और 3, 4 और 3। अब मात्रा बराबर हो गया, फिर कितना यूनिट में मिलाने के लिए कह रहा है भाई, कितना यूनिट है, कितना मिलाने के लिए कह रहा है, 2 केजी और 3 केजी, यानी इसका 2 केजी और इसका 3 केजी। तो देखिए तो कितना गुना हो जाएगा, 3 और 4 आ रहा था इसका मात्रा, तो उसमें 8 गुना हो रहा है यहाँ पे और 9 गुना हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी 8 गुना कर देंगे, इसमें भी 8 कर देंगे और इसमें 9 कर देंगे, है ना, और इसमें भी 9 कर देंगे। देखिए इसको, इसमें भी 9 कर दिए। तो देखिए अब सी में जो है जिंक कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर बनाया गया है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 8 17, और ये वाला 8 2 16 और 16 और 18 8 से 14 और 34 हो रहा है, हाँ 34 और 2 16, सॉरी 8 2 16 और 9 27 है, तो 27 से 16 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा ना, 43, यानी 17:43 जो है नए धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो हो जाएगा, 17 और 43। ऑप्शन नंबर सी।